जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। देखो, शोध की जो प्रोसेस थी वो हमने सारी कंप्लीट कर ली कि रिसर्च स्टेप्स क्या होती हैं, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। उसके बाद में सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। फिर उसके बाद में हमने प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा, इन चारों के बीच में जो डिफरेंस होता है और ये चारों क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिसर्च रिपोर्ट के बारे में कि रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है। देखो, शोध रिपोर्ट को उस दस्तावेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें शोधकर्ता द्वारा व्यवस्थित तरीके से शोध और विश्लेषण किए गए डेटा को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। अब देखो, शोध रिपोर्ट क्या होती है, रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है। आप जो भी रिसर्च करते हैं, आपने सपोज दैट कोई भी रिसर्च किया और रिसर्च के दौरान आपने जो सिस्टमेटिक तरीका अपनाया था, रिसर्च के दौरान आपने जो स्टेप्स अपनाई थी, रिसर्च के दौरान आपने जिन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया था और रिसर्च के दौरान आपने जिन डाटाओं का यूज किया था, यदि आप अपने रिसर्च के दौरान जो भी आप इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो, आप जिन स्टेप्स का यूज कर रहे हो, आप जिस मेथड का यूज कर रहे हो, आप जिन डाटाओं का यूज कर रहे हो, यदि आप उन सभी को एक व्यवस्थित तरीके से कहीं पर लिख देते हैं या आप उन सभी को एक व्यवस्थित तरीके से कहीं पर लिखकर और फिर रख देते हैं या फिर व्यवस्थित तरीके से लिखकर प्रस्तुत करते हैं, तो वो क्या होती है, आपकी रिसर्च रिपोर्ट होती है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिसर्च रिपोर्ट में क्या होता है कि शोध रिपोर्ट में आपने जो भी शोध किया है और शोध के दौरान आपने जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया, आपने जिन मेथड्स का यूज किया, आपने जिन डाटाओं का यूज किया है, आपने जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया है, यदि उन सभी को आप एक व्यवस्थित तरीके से रख देते हैं, इन सभी को आप एक व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो वो आपकी जो प्रस्तुति है, आपकी जो एक व्यवस्थित तरीके की जो प्रस्तुति है, वही क्या होती है, रिसर्च रिपोर्ट होती है। ध्यान रखना, रिसर्च रिपोर्ट ऑलवेज एक डॉक्यूमेंट्स की तरह होती है। ऐसा नहीं है कि चलो आपने रिसर्च किया और अपना जो रिसर्च का जो तरीका था, रिसर्च का जो मेथड था, रिसर्च में जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया था, रिसर्च में जिन डाटाओं का यूज किया था, उनको यदि आप बोलकर बता रहे हो ना, तो वो रिसर्च रिपोर्ट नहीं होगी। ध्यान रखना, रिसर्च रिपोर्ट केवल डॉक्यूमेंट्स के रूप में होती है। अब रिसर्च रिपोर्ट के उद्देश्य क्या होते हैं, ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से रिसर्च रिपोर्ट तैयार करनी होती है। सबसे पहला होता है ज्ञान का एक प्रलेख प्रस्तुत करना। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे रिसर्च रिपोर्ट के उद्देश्य, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञान का एक प्रलेख प्रस्तुत करना। जब कोई शोध करता है तो वह कुछ नया अन्वेषण करता है और अन्वेषण करने के लिए वह नए उपकरण, विधि, आंकड़ों का प्रयोग करता है तथा एक नया ज्ञान प्राप्त करता है। शोध रिपोर्ट के माध्यम से वह अपने इस नए अन्वेषण को भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए सुरक्षित रखता है। अब देखो, रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है। रिसर्च रिपोर्ट ज्ञान का एक प्रलेख प्रस्तुत करता है। अब ज्ञान का एक प्रलेख, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ मैं ये समझाता हूँ आपको। देखो, आप कोई भी रिसर्च करते हो तो रिसर्च के दौरान आप कुछ नया अन्वेषित करते हो, आप कुछ नया एक्सप्लोर करते हो। ऐसा तो है नहीं कि चलो आपने रिसर्च किया और आपके रिसर्च में कुछ नया नहीं था, ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम कोई भी रिसर्च करते हैं या कोई भी कैंडिडेट कोई भी नया रिसर्च करता है तो हर एक रिसर्च के दौरान उसे कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। ठीक है, रिसर्च के दौरान कुछ नया तरीकों को अपनाता है, कुछ नए मेथड अपनाता है। ठीक है, कुछ नए डाटाओं का यूज होता है और उससे फिर एक नया ज्ञान बनता है। तो रिसर्च रिपोर्ट क्या करता है कि आपने रिसर्च किया और रिसर्च के दौरान आपने कुछ नए इंस्ट्रूमेंट का यूज किया, आपने कुछ नए डाटाओं का यूज किया और फिर उससे एक नया ज्ञान बना। ठीक है, तो आपने जो नया ज्ञान अर्जित किया है, आपने जो नए इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है, आपने जो नए डाटाओं का यूज किया है, रिसर्च रिपोर्ट के माध्यम से आपके नए ज्ञान के बारे में दूसरे लोग जान पाएंगे। जैसे मैंने एक रिसर्च किया और रिसर्च में मैंने कुछ नए नए डाटाओं का यूज कर लिया, मैंने कुछ नए नए इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लिया और एक नया ज्ञान बन गया। मैंने रिसर्च रिपोर्ट तैयार की। इन फ्यूचर कभी आपको मौका मिला मेरी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने का,
सपोज डेट आप कोई रिसर्च कर रहे थे, आपको तुरंत ध्यान आया कि यार अजय सर ने भी एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर रखी है, उन्होंने भी एक रिसर्च किया था। आपने तुरंत उस मेरी रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ा, आपको पता चला कि यार इन्होंने ये नया ज्ञान एक्सप्लोर किया था, इन्होंने देखो इन्होंने ये नई नई बातें बताई थी हमें, रिसर्च रिपोर्ट हो गई। उसके बाद ज्ञान का विस्तार करने में शोध रिपोर्ट, ज्ञान का विस्तार, भय नया ज्ञान सीखने का मौका मिलता है रिसर्च रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, ज्ञान का विस्तार होता है इससे। अनुसंधान के परिणामों को दूसरों के सूचनार्थ प्रस्तुत करना, रिसर्च का जो रिजल्ट है उसको दूसरों के सामने रखना। आपने कोई रिसर्च किया और आपने रिसर्च कौन कौन से रिसर्च मेथड का यूज किया था, कौन कौन से रिसर्च तरीकों का यूज किया था, कौन कौन से रिसर्च में टेक्निक का यूज किया था, कौन कौन से डाटाओं का यूज किया था और आपको क्या नया ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये सारी चीज़ें एक तो आप बोलकर बताओ किसी को, और एक आप एक रिसर्च रिपोर्ट दे दो कि ये पकड़ भाई मेरी रिसर्च रिपोर्ट, और इसके अंदर वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने रिसर्च के दौरान की थी। तो दूसरा कैंडिडेट बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि भाई आपने अपने रिसर्च के दौरान कौन कौन सी चीज़ों का यूज किया था। विषयों में अंतर्निहित वास्तविक स्थिति को समझना, ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट के द्वारा विषय की जो स्थिति है उसको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सपोज दैट आपने किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बाकी की इंफॉर्मेशन है उसको समझने में बहुत ज़्यादा या काफ़ी हेल्प मिलती है। नए व पुराने ज्ञान की वैधता की जांच करना, ठीक है, पुराने और नए ज्ञान की वैधता की जांच करना कि जो पुराना ज्ञान था क्या वो ठीक था, क्या नया ज्ञान है वो ठीक है। अब हम बात करते हैं शोध अनुसंधान रिपोर्ट लिखी कैसे जाती है। जो रिसर्च रिपोर्ट होती है ना वो किस तरीके से लिखी जाती है, रिसर्च रिपोर्ट लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है। अनुसंधान के समाप्त होने के बाद शोध रिपोर्ट बनाई जाती है। जैसे रिसर्च कंप्लीट होता है, रिसर्च कंप्लीट होते ही एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार की जाती है और रिसर्च रिपोर्ट के अंदर कुछ फिक्स स्टेप्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होता है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट के फॉर्मेट के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आप यदि रिसर्च रिपोर्ट तैयार करोगे तो सबसे पहले आपको टाइटल लिखना होगा, ठीक है, आपको सबसे पहले टाइटल लिखना होगा कि हमारा रिसर्च का जो रिसर्च रिपोर्ट है इसका टाइटल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टाइटल लिखना होगा, उसके बाद में आपको विषय सूची बनानी होगी। विषय सूची टेबल बनाओगे कि भाई इतने नंबर के पेज पर ये चीज़ लिख रखा हूँ मैं, इस नंबर के पेज पर ये चीज़ लिख रखा हूँ मैं, इस नंबर के पेज पर ये चीज़ लिख रखा हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे, जिससे कि सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, उसको जो चीज़ें पढ़नी हो वो तुरंत उस टेबल को देखे, टेबल को देखकर समझ जाए कि भाई इस रिपोर्ट के अंदर इसने ये सारी चीज़ें लिख रखा है। तो वो क्या होती है, टेबल होती है, जिसको हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बोलते हैं या विषय सूची बोलते हैं। जैसे बुक लेके आते हैं हम मार्केट में और हमें चैप्टर देखने होते हैं कि इस बुक में कौन कौन से चैप्टर होता है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को निकालते हैं, विषय सूची की जो लिस्ट है उसको देखते हैं और हम डायरेक्टली समझ जाते हैं कि इस पेज पर ये चैप्टर है, इस पेज पर ये चैप्टर है, इस पेज पर ये चैप्टर है, इस बुक में टोटल ये 16 चैप्टर हैं जो एक साथ टेबल में होते हैं। उसके बाद में होता है तीसरे नंबर पर सारांश, जिसको अब सारांश में सार में क्या होता है, देखो सारांश या सार में क्या होता है, सिनॉप्सिस बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, सिनॉप्सिस। पीएचडी में आप सिनॉप्सिस तैयार करोगे तो पीएचडी में सिनॉप्सिस क्या तैयार की जाती है। देखो जब आप ऑलमोस्ट इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या कुछ यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में नहीं मंगवाती सिनॉप्सिस रिपोर्ट को, बाद में तैयार करवाती हैं वो, जैसे आपका कोर्स वर्क स्टार्ट होगा उस टाइम आपको सिनॉप्सिस तैयार करनी होती है। सिनॉप्सिस में सबसे पहले तो ये होता है इसमें बहुत कुछ नहीं लिखा होता, ऐसा नहीं होता कि चलो सिनॉप्सिस में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, नहीं। सिनॉप्सिस एक ऐसा तरीका होता है लिखने का, एक ऐसा तरीका होता है जहां पर कम शब्दों में उस पूरी रिसर्च को समझाया जाता है। जैसे आप जब स्कूलों में थे तो स्कूलों में आपने तैयार किया होगा निबंध, और निबंध में हम सार लिखते थे। सार या सारांश में क्या करते थे, हम 8-10 ऐसी लाइनें लिखते थे जिन लाइनों को का मतलब उसी निबंध से होता था, लेकिन वो 8-10 लाइनें ऐसी होती थी जिनके बेस पर पूरी कहानी का पता चल जाता था कि बंदा आगे क्या लिखने वाला है।
ठीक है। तो सार या सारांश में क्या होता है, सार या सारांश में कुछ इंपॉर्टेंट लाइनों को इस तरीके से सजा कर लिखा जाता है जिससे कि सामने वाला कैंडिडेट उन सारांश की लाइनों को पढ़कर ही बाकी की सारी कहानी के बारे में पता चला पाए। जैसे हम मूवियों का ट्रेलर देखते हैं ना, तो ट्रेलर 2 मिनट का होता है, लेकिन मन में जस जाता है ट्रेलर को देखते, यार ये मूवी तो बड़ी शानदार होगी, देखनी चाहिए। कई मूवियों का ट्रेलर देखते मन में आ जाता है यार खत्म मूवी है, नहीं देख के आएंगे। तो वो ट्रेलर ही है एक तरीके से सार या सारांश। उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें या टॉपिक को इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है जिससे सामना समझ जाता है कि भाई यहाँ पर क्या बात हो रही है। जैसे मैं आपका इंट्रोडक्शन पूछूं तो आप क्या क्या बताओगे, जो सारी चीज़ें बताओगे, ठीक है। उसके बाद मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में होता है कि आपने कौन कौन से मेथड्स का यूज किया इस रिसर्च रिपोर्ट में, ठीक है ना। आपने कौन कौन से मेथड्स का यूज किया इस रिसर्च रिपोर्ट में, वो मेथडोलॉजी में आ जाएगा। उसके बाद में रिजल्ट बनेगा, परिणाम लिखोगे कि आखिरकार रिजल्ट क्या बना था, ठीक है। मेथडोलॉजी के तुरंत बाद आपको रिजल्ट लिखना होगा। फिर डिस्कशन लिखना होगा कि मैंने इन कैंडिडेटों के साथ डिस्कशन किया था और उसके दौरान मेरे को ये बातों का पता चला था, ठीक है, वो लिख दोगे। फिर कंक्लूजन लिखोगे, निष्कर्ष लिखोगे कि आखिरकार इस रिसर्च का निष्कर्ष क्या निकला, हम किस निष्कर्ष तक पहुंचे इस रिसर्च की वजह से। फिर आप रिकमेंडेशन लिखोगे, अनुशंसाएं लिखोगे कि आपको किस किस कैंडिडेट ने हेल्प की, आपने कहाँ कहाँ से डाटा उठाए थे, ये रिकमेंडेशन में आ जाएंगे। उसके बाद आप बिब्लियोग्राफी तैयार करोगे, ठीक है, और फिर लास्ट में आप अपेंडिक्स तैयार करोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, ये टोटल 11 स्टेप्स हैं। रिसर्च रिपोर्ट की टोटल 11 स्टेप हैं। 11 की 11 स्टेप आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट तरीके से तैयार होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ प्यारे साथियों, ये जो रिसर्च रिपोर्ट की 11 स्टेप है, ये आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से याद होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले तो रिसर्च का टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने के तुरंत बाद हमें एक टेबल बनानी है जिसमें हम अपने कंटेंट को लिखेंगे, तो जिसको हम बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। फिर उसके बाद में हम सिनॉप्सिस लिखेंगे, फिर हम इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम मेथडोलॉजी लिखेंगे, फिर हम रिजल्ट लिखेंगे, फिर हम डिस्कशन करेंगे, फिर हम कंक्लूजन लिखेंगे, फिर हम रिकमेंडेशन लिखेंगे, फिर हम बिब्लियोग्राफी तैयार करेंगे और लास्ट में हम अपेंडिसेस तैयार करेंगे, ठीक है। ये आपको सिस्टमैटिक वे में याद होने चाहिए। ध्यान रखना यहाँ पर हिंदी के बजाय आप इंग्लिश के शब्दों को याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं 4 अति महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर, ठीक है। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा। सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वर्कशॉप। ये कंफ्यूज करने वाला कंटेंट है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही रहता है। तो अब हम ऐसे कंटेंट को पढ़ने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो अब हम कैसा कंटेंट पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण वाला कंटेंट पढ़ने वाले हैं। कॉन्फ्रेंस के बारे में कि कॉन्फ्रेंस क्या होती है, सेमिनार क्या होती है, वर्कशॉप क्या होता है, इसके बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, जो कॉन्फ्रेंस और सेमिनार होती है इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी के सभी कंफ्यूज होते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया। एक साथ का मतलब दोनों को एक लाइन टू लाइन लिखा है जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका कंफ्यूज अब भी क्लियर होता जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सेमिनार और कॉन्फ्रेंस। देखो, सेमिनार सीमित और औपचारिक प्रकृति की होती है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस, ध्यान से सुनो, संगोष्ठी बोल दो, विचार गोष्ठी बोल दो, सेमिनार बोल दो, एक ही शब्द है। सम्मेलन बोल दो, कॉन्फ्रेंस बोल दो, एक ही शब्द है। अब देखो, सेमिनार सीमित और औपचारिक प्रकृति की होती है। सेमिनार क्या होती है, सीमित होती है, लिमिटेड कैंडिडेट पहुंचते हैं सेमिनार में। और कैसी होती है, बिल्कुल फॉर्मल होती है, औपचारिक तरीके से होती है। जबकि जो कॉन्फ्रेंस है वो क्या होती है, विस्तृत होती है और अनौपचारिक तरीके की होती है। पहला, दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए कि जो सेमिनार है वो सीमित है, नंबर ऑफ कैंडिडेट फिक्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है। जैसे कोचिंग वाले आरएस की सेमिनार बुलाते हैं, इस तरीके से करवाते रहते हैं वो सेमिनार वगैरह,
तो वहाँ पर लिमिटेड कैंडिडेट पहुँच पाते हैं। और औपचारिक प्रकृति की ठीक है, सेमिनार सम्मेलन की अपेक्षा छोटे स्तर पर होती है। सेमिनार होती है ना, वो सम्मेलन की तुलना में छोटे स्तर पर होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि सेमिनार छोटे स्तर पर होता है, सम्मेलन जो कॉन्फ्रेंस होता है वो बड़े स्तर पर होता है। सम्मेलन सेमिनार की अपेक्षा बड़े स्तर पर होती है। बात वही है कि सेमिनार सम्मेलन की तुलना में छोटे स्तर पर होती है या सम्मेलन सेमिनार की तुलना में बड़े स्तर पर होता है। सेमिनार ज़्यादा से ज़्यादा कोई कोचिंग वाला करवा लेगा, सेमिनार ज़्यादा से ज़्यादा आपके गांव के लोग करवा लेंगे। कॉन्फ्रेंस तो भाई इंटरनेशनल लेवल पर होती है, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस तो इंटरनेशनल लेवल पर होती है, वहाँ पर देश विदेश के लोग आकर बैठते हैं, फिर वो डिस्कशन करते हैं। सेमिनार में सीमित समय में अधिक विषयों पर चर्चा की जाती है, जबकि सम्मेलन में गंभीर समस्याओं पर एक निश्चित समय में चर्चा की जाती है। देखो, सेमिनार किसी टॉपिक के ऊपर बुला लिया कि चलो हम इस टॉपिक के ऊपर सेमिनार आयोजित करते हैं, तो सेमिनार में एक निश्चित समय में अधिक विषयों पर चर्चा की जाती है। सेमिनार में एक निश्चित समय में, एक सीमित समय में अधिक विषयों पर चर्चा की जाती है, जबकि जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें गंभीर समस्याओं पर चर्चा की जाती है। कॉन्फ्रेंस ऑलमोस्ट ऐसे टॉपिकों के ऊपर बुलाई जाती है जो टॉपिक या जो समस्या बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑलमोस्ट गंभीर समस्याओं के जो टॉपिक है उनके ऊपर बुलाई जाती है। तो ध्यान रखना, जब सेमिनार होती है तो सेमिनार में हम एक निश्चित समय में जो कुछ समस्याएं हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, जबकि जो कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस में हम एक निश्चित समय में बहुत गंभीर समस्याओं के ऊपर चर्चा करते हैं। सम्मेलन वस्तुतः अनुसंधानकर्ताओं, विषय विशेषज्ञों का समूह होता है, जबकि सेमिनार में सभी सदस्य विषय विशेषज्ञ हो जरूरी नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना भाई, कॉन्फ्रेंस में हर कोई मुंह उठा के नहीं जा सकता, ध्यान रखना, ठीक है ना। आप अभी तक शायद ही किसी कॉन्फ्रेंस में गए होंगे, लेकिन आपने अब तक बहुत सारी सेमिनार ज्वाइन कर ली होंगी, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था ना, ये थोड़ा उल्टा बता दिया मैं, ध्यान रखना। यहाँ पर ध्यान रखना, जो सेमिनार होती है ना, वो क्या होती है प्यारे साथियों, सेमिनार ध्यान रखना विस्तृत और अनौपचारिक प्रकृति की होती है, जबकि जो सम्मेलन कॉन्फ्रेंस है वो सीमित और औपचारिक प्रकृति का होता है। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया सीन, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सेमिनार क्या होता है, सेमिनार क्या होता है कि जो एक तो अनौपचारिक होता है और दूसरा वो विस्तृत होता है, जबकि जो कॉन्फ्रेंस होती है वो सीमित होती है और औपचारिक होती है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं ये बता रहा हूँ, आपने अब तक कितनी कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है और आपने अब तक कितने सेमिनार ज्वाइन किए, ये देख लो। सेमिनार में आप किसी भी सेमिनार में जाकर बैठ सकते हो। सपोज डैट कोई कोचिंग वाला आरएएस की सेमिनार बुला रहा है कि आरएएस का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए सेमिनार का आयोजन हो रहा है, उसमें वो कैंडिडेट भी जाके बैठ सकता है जिन्होंने आरएएस का सप्लाई नहीं देखा है। जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो जाकर आरएएस की सेमिनार ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कॉन्फ्रेंस में आप कभी ऐसे जाके नहीं बैठोगे। सेमिनार में आपको बहुत सारी सेमिनार वैसे बिना मतलब के ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, दूसरा, सेमिनार एक बिल्कुल फिक्स तरीके से नहीं चलती। कॉन्फ्रेंस में तो भाई साहब एक बिल्कुल फिक्स तरीका होता है, वहां पर फिक्स ऑन टॉपिक डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो सेमिनार होती है ना वो विस्तृत होती है और अनौपचारिक होती है, कॉन्फ्रेंस सीमित होती है और औपचारिक होती है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो कोचिंग वाले सेमिनार बुलाते हैं, उन सेमिनारों में आप अपने दोस्तों को पकड़ कर लेके जा सकते हो कि मेरे कोचिंग वाला सेमिनार बुला रहा है, आप बैठ के और थोड़े गप्पे सप्पे लड़ा के आएंगे, ठीक है, मौज मस्ती करके आएंगे, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। तो आप सेमिनार टाइम पास करने के मकसद से ज्वाइन कर सकते हो, आप अपने दोस्त को भी सेमिनार में पकड़ कर ले जा सकते हो। लेकिन कॉन्फ्रेंस में कभी ऐसा नहीं होता। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने दोस्त को कॉन्फ्रेंस में पकड़ कर लेके गए हों, ठीक है, या नरेंद्र मोदी जी वैसे किसी 10 आदमियों को कॉन्फ्रेंस में भेज दिया हो, नहीं। तो ये ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहाँ पर ये थोड़ी मिसप्रिंट हो रहा था कि जो सेमिनार होता है वो कैसा होता है, विस्तृत होता है, नंबर ऑफ काउंटिंग फिक्स नहीं होती। दूसरा, जो सेमिनार होता है वो अनौपचारिक प्रकृति का होता है
और जो कॉन्फ्रेंस होती है वो औपचारिक प्रकृति की होती है और सीमित होती है। ठीक है, तो सेमिनार कैसी है? विस्तृत है, अनौपचारिक है। कॉन्फ्रेंस कैसी है? सीमित है और औपचारिक है। और सेमिनार सम्मेलन की अपेक्षा छोटे स्तर पर होती है, ये तो आपको मैंने बहुत अच्छे समझा ही दिया। कॉन्फ्रेंस भाई विदेशी लोग बैठ कर करते हैं, सेमिनार कभी इंटरनेशनल लेवल पर नहीं होती। सेमिनार ज़्यादा से ज़्यादा कोई कोचिंग वाला कर लेगा, आपके गांव के पंचायत वाले कर लेंगे। ठीक है, आप सभी दोस्त मिलकर कर सकते हो सेमिनार, लेकिन कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, तो कॉन्फ्रेंस बड़े स्तर पर होती है, सेमिनार छोटे स्तर पर होती है। तो यहां तक का आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखो, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में एक सबसे बड़ा अंतर और बता देता हूं आपको मैं मेरे प्यारे साथियों। जो सेमिनार होते हैं ना, सेमिनार में जरूरी नहीं है कि स्पेशलिस्ट ही शामिल हों। आरएस का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 आरएस की फैकल्टी आ जाएगी वहाँ पर। ठीक है, जो आपको स्टेज पर खड़ा होकर समझाएगी। बाकी के कौन रहेंगे? वो लोग, आधे तो ऐसे लोग रहेंगे जिन्होंने आरएस के बारे में कभी सपना ही नहीं देखा, जिनका ना तो कभी आरएस बनने का सपना था, जिनका इन फ्यूचर है भी नहीं। बहुत सारे लोग तो ऐसे बैठे मिलेंगे आपको सेमिनार में। सेमिनार चल रही है आरएस फाउंडेशन बैच की, आरएस के मामले में स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं 5-7, जो आरएस पिछली बहुत पुरानी भर्तियों में सिलेक्टेड हैं। ठीक है, 1-2 तो ऐसे मिलेंगे, 1-2 ऐसे मिलेंगे जो आरएस की फ़िलहाल की भर्ती में सिलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, 5-7 आपको टीचर मिल जाएंगे, 1-2 ऐसे मिलेंगे जिनको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, 1-2 ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अभी से कोई आरएस की कोचिंग ज्वाइन की है, वो अपनी धाक जमाना चाहते हैं कि यार चल मैं अपना रुतबा बना लूँ, सेमिनार ज्वाइन कर करके अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा लूँ। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे सेमिनार में जो बहुत लंबे समय से आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उनका कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो वो सोच रहे हैं कि मैं अपनी पहचान ही बना लूँ कि यार मैं देख क्या कर रहा हूँ। कुछ ऐसे होंगे जो फ्रेशर हैं, ज़्यादातर फ्रेशर ही मिलेंगे सेमिनार में। ठीक है ना, जो लोग एक बार सेमिनार ज्वाइन कर लेता है ना, ऑलमोस्ट वो दोबारा जाता नहीं है। जबकि कॉन्फ्रेंस में तो क्या होता है भाई, कॉन्फ्रेंस में तो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं। जैसे पहली बात तो कभी देखो, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में एक अंतर और देखो, कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि आरएस के बैच के लिए दृष्टि वाले ने चलाई कॉन्फ्रेंस, आईएएस के नए बैच में दृष्टि वाला कर रहा है 11 तारीख को कॉन्फ्रेंस। कभी नहीं सुनोगे ये शब्द, सेमिनार शब्द जुड़ेगा इसके साथ। क्यों? क्योंकि सेमिनार क्या होती है, विस्तृत होती है, खूब बड़े सारे एक बेसमेंट में सेमिनार का आयोजन कर लिया जाता है और अनलिमिटेड सीटें होती हैं वहाँ पर, कोई आओ बैठो खड़े होकर सुनो। बहुत सारी सेमिनार तो ऐसी भी देखी है मैंने जहाँ पर लोग गेट पे खड़े होकर सुनते हैं, एक बाहर एंट्री गेट पर डिस्प्ले लगा देते हैं, वहाँ पर बैठ खड़े खड़े सुनते हैं। कॉन्फ्रेंस में कभी ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस होती हैं वहाँ पर विषय विशेषज्ञ होते हैं। आज तक आपने अखबार में ये सुना होगा कि 5 देशों ने जलवायु के मुद्दे के ऊपर बुलाई कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए 10 देशों ने मिलकर की कॉन्फ्रेंस। और अब वो जो 10 देशों के जो लोग हैं ना, वो ऐसे लोग हैं उस कॉन्फ्रेंस में जो रियल में ग्लोबल वार्मिंग के मामले में स्पेशलिस्ट हैं। जैसे कोरोना के मामले में कॉन्फ्रेंस बैठती थी अलग अलग देशों के लोगों की। ठीक है, जैसे 10 देशों के लोगों ने बैठकर कोरोना के ऊपर कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो उस कॉन्फ्रेंस में जो 10 देशों के लोग थे ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक देश से 2 कैंडिडेट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक देश के 3 कैंडिडेट होंगे, बाकी हर देश से एक एक आदमी आया। अब वो जो एक एक आदमी आ रहा था ना, वो इंसान था जो रियल में उस कोविड की बीमारी के मामले में क्या था, किंग था। क्या था? किंग था, बिल्कुल फुल स्पेशलिस्ट था। उसको कोविड की जो पुरानी दादा परदादा की जो पीढ़ी थी ना, उसके बारे में भी पता था कि कोविड का जो परदादा था ना, वो ऐसा था, उसका दादा ऐसा था, कोविड का बाप ऐसा है, कोविड ऐसा है। कोविड कब आया था, कब कौन से देश में आया था, कोविड में क्या सीन होता है, कोविड को कब किस तरीके से रोका गया था, अब कोविड को किस तरीके से रोका जा सकता है। वो कोविड के ऊपर 1500-2000 पेज का एक ऑथेंटिक डाटाओं के साथ ग्रंथ लिख सकता है। ऐसे लोग शामिल होते हैं। तो ध्यान रखना, कॉन्फ्रेंस में
केवल विषय विशेषज्ञ शामिल होते हैं। जिस टॉपिक के ऊपर कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है उस टॉपिक के स्पेशलिस्ट शामिल होते हैं कॉन्फ्रेंस में। सेमिनार में कोई भी जाकर बैठ सकता है, जरूरी नहीं है कि उसमें एक भी स्पेशलिस्ट हो। सम्मेलन का आयोजन संगठन के सम्मेलन कक्ष, कन्वेंशन सेंटर या किसी अन्य जगह जैसे होटल, मीटिंग स्पेस में किया जाता है, जबकि सेमिनार का आयोजन संस्थान स्तर पर हो जाता है। लेकिन यदि सेमिनार का आयोजन बड़े स्तर पर हो तो किसी ऑडिटोरियम या होटल में आयोजित कर लिया जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। सेमिनार कहाँ पर होते हैं? कोचिंग वाले खुद की बिल्डिंग में बुला लेते हैं, आ जाओ भाई आज इतनी तारीख को स्प्रिंग बोर्ड के इस कोचिंग बिल्डिंग में सेमिनार का आयोजन हो रहा है। उत्कर्ष वाला इतनी तारीख को अपना सेमिनार का आयोजन अपनी इस बिल्डिंग में कर रहा है, ठीक है। तो सेमिनार का आयोजन कहाँ पर हो जाता है? वो अपनी खुद की संस्था की बिल्डिंग में करवा लेते हैं सेमिनार। लेकिन कॉन्फ्रेंस कभी ऐसा नहीं होता। कॉन्फ्रेंस या तो किसी बढ़िया होटल में होगा, ठीक है, या किसी बढ़िया सम्मेलन कक्ष में होगा, बिल्कुल अच्छे शानदार वाले कक्ष में होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, सेमिनार ऑलमोस्ट संस्थान अपने खुद के संस्थागत भवन में ही बुला लेते हैं। जिस बिल्डिंग में उनकी कोचिंग चल रही है, जिस बिल्डिंग में उनकी क्लास चल रही है, उसी में सेमिनार बुला लेते हैं। यदि सेमिनार लग रहा है कि बहुत बड़ा लेवल का होगा तो कोई होटल करते हैं वो। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, वो तो या तो कन्वेंशन सेंटर में होंगी, या किसी 5 स्टार होटल में होंगी, या किसी मीटिंग स्पेस एरिया में होंगी। सेमिनार की समय अवधि कुछ घंटों की होती है, जबकि सम्मेलन की समावधि 1 या 2 दिन की होती है। ध्यान रखना भाई साहब, सेमिनार होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 घंटे की होती है सेमिनार, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 घंटे की। और जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, वो 1-2 दिन की होती हैं। 2 दिन के कॉन्फ्रेंस भाई इन्वायरमेंट में पढ़ाऊँगा आपको मैं आगे। कोप, फर्स्ट कोप, सेकेंड कोप, थर्ड कोप, 5th कोप, 6th कोप, 7 कोप, 8 कोप, 9, ये सारे कोप पढ़ाऊँगा। 2-2 दिन की कॉन्फ्रेंस चलती है, 1-1 दिन की कॉन्फ्रेंस चलती है, ठीक है। और उन कॉन्फ्रेंसों को याद रखा जाता है। एक इस प्यारा सा एग्जाम्पल ये देख सकते हो, आपको एक सेमिनार किताबें पढ़ने को नहीं मिलेगी, जबकि कॉन्फ्रेंस आपको बहुत सारी पढ़ने को मिलेगी। जब आप इन्वायरमेंट पढ़ोगे ना, तो कम से कम 20 कॉन्फ्रेंस याद करनी पड़ेंगी आपको कि कौन सी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी, किस मुद्दे पर हुई थी, और उसमें क्या डिसीजन लिया गया था, कितनी तारीख को हुई थी, और उसमें किस सन में हुई थी, ठीक है ना। और उन कॉन्फ्रेंसों को एक यादगार भी बनाया गया है। बहुत सारी कॉन्फ्रेंस है जिनको यादगार भी बनाया गया है। जिस दिन हुई थी उस दिन कोई डे घोषित कर दिया, जैसे ओजोन दिवस हो गया, पर्यावरण दिवस हो गया। ये कब हुई है? ओजोन दिवस 16 सितंबर क्यों फिक्स किया गया है? क्योंकि 16 सितंबर को कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस दिन ओजोन परत को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से डिस्कशन किया गया था, इसलिए फिक्स कर दिया। याद करने का झंझट खत्म, 16 सितंबर को ओजोन दिवस कर दो, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही काम की चीज़ है कॉन्फ्रेंस। सेमिनार कोई काम की नहीं है। सेमिनार प्रकृति में अकादमिक है, जबकि सम्मेलन विभिन्न स्वरूपों जैसे व्यापार, अकादमिक व प्रेस आदि का हो सकता है, ठीक है ना। सेमिनार ऑलमोस्ट एजुकेशन से जुड़े होते हैं, ठीक है। कॉलेज, कोचिंग, स्कूल वाले सेमिनार बुलाते हैं। जो कॉन्फ्रेंस है वो व्यापार से रिलेटेड भी हो सकती है, पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकती है, या किसी अन्य क्लाइमेट से रिलेटेड टॉपिक पर भी हो सकती है। सेमिनार मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, या तो लघु सेमिनार होगी, या मुख्य या बड़ी सेमिनार होगी, या राष्ट्रीय सेमिनार होगी, या अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होगी। जबकि जो कॉन्फ्रेंस है वो 3 प्रकार की होती हैं, या तो क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस, या नेशनल कॉन्फ्रेंस, या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस 3 प्रकार की, रीजनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। और जो सेमिनार है 4 प्रकार के, लघु सेमिनार, मुख्य या बड़े सेमिनार, नेशनल सेमिनार और इंटरनेशनल सेमिनार। सेमिनार एवं सम्मेलन दोनों अधिगम को बढ़ावा देकर सामाजिक व भावात्मक गुणों का विकास करते हैं। ये दोनों की एक सेम बात है कि सेमिनार और सम्मेलन दोनों के द्वारा अधिगम को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, जिससे कि हमारे भावात्मक गुणात्मक गुणों का विकास होता है। सम्मेलन के विषय सेमिनार की तुलना में अधिक गंभीर होते हैं। ध्यान रखना, सम्मेलन का कोई भी टॉपिक गंभीर नहीं होता, जबकि सेमिनार का हर एक टॉपिक बहुत गंभीर होता है। सेमिनार में कभी भी गंभीर समस्या पर चर्चा नहीं की जाती, जबकि कॉन्फ्रेंस में ऑलवेज केवल और केवल गंभीर समस्याओं पर ही चर्चा की जाती है।
तो सेमिनार और कॉन्फ्रेंस दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो बताओ आपको सेमिनार और कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे से समझ में आए कि नहीं आए? सभी के सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि सेमिनार और कॉन्फ्रेंस दोनों बहुत अच्छे से आपको समझ में आए कि नहीं आए। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं सिंपोजियम के बारे में कि सिंपोजियम क्या होता है। इंग्लिश के शब्द ही याद करना, हिंदी के मत याद करना। सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, ठीक है। अब मैं सिंपोजियम पढ़ाता हूँ कि सिंपोजियम क्या होता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों में किसी बात, विषय आदि के संबंध में होने वाले संवाद या तर्क संवाद को सिंपोजियम कहते हैं। जब किसी भी टॉपिक के ऊपर या किसी भी टॉपिक को लेकर जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बात होने लग जाती है, वाद विवाद होने लग जाता है, तर्क वितर्क होने लग जाता है, तो उसको सिंपोजियम कहते हैं। जब एक से अधिक व्यक्तियों की राय के अनुसार निर्णय लेना हो तो उसे परिसंवाद कहते हैं। सपोज डैट आप डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो रहे हो, आप सोच रहे हो यार मैं नेट जेआरएफ की तैयारी करूं, यूपीएससी की तैयारी करूं या फिर किसी पीसीएस लेवल के एग्जाम की तैयारी करूं, कंफ्यूज हो रहे हो। आपने अपने 5-7 दोस्तों को बुलाया कि यार तुम मेरे को राय दो कि मैं किसकी तैयारी करूं। आपने 5 दोस्तों को बुला लिया, जिसमें आप अपने पापा को भी बुला लिए जिससे कि ज़िंदगी भर ताना ना दे। आप अपने एक फूफा जी को भी बुला लिया जो सदा आपको नीचा दिखाना चाहता है, और 2 और जानकारों को बुला लिए, ठीक है। एक आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लिया, 5 कैंडिडेट को बुला लिया और रख दिया कि भाई ये तो है ये सीन, मैं नेट जेआरएफ की तैयारी करूँ, पीसीएस की करूँ, यूपीएससी की करूँ, बाद में ताने मत मारना, कोई भी मेहनत मैं करूँगा, आज आप मेरे को डिसीजन दो। उन 5 लोगों ने मिलकर और आपने मिलकर एक डिसीजन ले लिया कि यार मैं नेट जेआरएफ की तैयारी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यदि किसी टॉपिक को लेकर आप कन्फ्यूज हो रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं कौन सा डिसीजन लूँ, और आप उस टॉपिक के ऊपर फाइनली डिसीजन लेने के लिए यदि आप 5-7 लोगों की राय इकट्ठी करना चाहते हो तो आप सिंपोजियम बुला लो। कोई भी काम करने को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप दूसरों की राय चाहते हो किसी काम के लिए, सिंपोजियम बुला लो। संगोष्ठी एक प्रकार का बौद्धिक मनोरंजन होता है, ठीक है। उसके बाद में वर्कशॉप, कार्यशाला क्या होती है। कार्यशाला एक निश्चित विषय पर प्रायोगिक कार्य होता है। कार्यशाला, वर्कशॉप क्या होती है। देखो वर्कशॉप नाम से आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए, वर्कशॉप मतलब काम की दुकान है। ये वर्क का मतलब है काम और शॉप का मतलब है दुकान, मतलब काम की दुकान है, मतलब यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली तरीके से काम करना होगा। कार्यशाला में प्रायोगिक कार्य व ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है। जो वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप में प्रैक्टिकली काम और ज्ञान दोनों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अधिकतम कार्यशालाएं नियंत्रित सदस्यों द्वारा प्रारंभ की जाती है, और मोस्टली जो वर्कशॉप होती है ना, वो निश्चित सदस्य संख्याओं के साथ प्रारंभ की जाती हैं। कार्यशालाओं में बहुत सारे कैंडिडेट नहीं होते कि चलो 1000, 2000, 500, नहीं। वर्कशॉप जो स्टार्ट होती है, कार्यशाला का जो काम प्रारंभ होता है ना, वो मैक्सिमम 2-3 लोगों के साथ शुरू होता है। कार्यशाला के उद्देश्य क्या हैं? अनुसंधान की विधियों का निर्धारण करना व जटिल समस्याओं का समाधान करना। वर्कशॉप का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है अनुसंधान, रिसर्च करने की विधियों का निर्धारण करना कि हम कौन कौन से मेथड के द्वारा अनुसंधान कर सकते हैं और हम जटिल समस्याओं का समाधान किस तरीके से कर सकते हैं। तत्कालीन समस्याओं का समाधान करना, जो फिलहाल में जो समस्याएं चल रही है उनका समाधान करने के लिए आप वर्कशॉप का आयोजन करोगे। ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण लाइन कि फिलहाल तत्कालीन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए आप कौन सा अप्लाई करोगे, तो वर्कशॉप का अप्लाई करोगे। अब मैं क्रॉस क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ आपको कि जो घटना फिलहाल में घटित हुई है उस समस्या का समाधान करने के लिए आप कौन सा रिसर्च मेथड अप्लाई करोगे, वो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बताओ। कार्यशाला की अवधि 3 से 10 दिन की होती है। ध्यान रखना, कार्यशाला की जो अवधि होती है वो 3 से 10 दिन की होती है। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है, वर्कशॉप का पहला स्टेप होता है कि समस्या से संबंधित तथ्यों को प्रस्तुत करना और उनका स्पष्टीकरण करना। वर्कशॉप का टाइम पीरियड 3 से 10 दिन का होता है। वर्कशॉप का पहला स्टेप होता है समस्याओं से संबंधित तथ्यों को प्रस्तुत करना और उनका स्पष्टीकरण करना। दूसरी अवस्था होती है परीक्षणार्थियों द्वारा पूरी स्वतंत्रता से कार्य किया जाना, ठीक है। दूसरी अवस्था में क्या होते हैं, पहली स्टेप में क्या होता है, समस्या को प्रस्तुत किया जाता है और समस्या का स्पष्टीकरण किया जाता है। भाई ये समस्या है, इस समस्या के ऊपर हम चर्चा करेंगे।
तो वर्कशॉप का आयोजन होगा, तो पहले दिन तो जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को बता दिया जाएगा कि भाई हम इस टॉपिक के ऊपर काम करने वाले हैं, ये हमारी समस्या है, इसका हमें समाधान निकालना है। यदि किसी कैंडिडेट को वो समस्या समझ में नहीं आई तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझा दोगे। पहली स्टेप कंप्लीट। दूसरी स्टेप में आप क्या काम करोगे, जो आपकी समस्या है उसके ऊपर सभी मिलकर काम करेंगे, और ये दूसरी स्टेप होती है जिसमें उस समस्या के ऊपर काम किया जाता है, जो ऑलमोस्ट 3 से 7 दिन चलती है। और लास्ट में होती है तीसरी अवस्था। इसमें जांच की जाती है कि कार्य सही हुआ है कि नहीं हुआ है। इसे जांच करने वाली अवस्था भी कहते हैं। यह पूर्णतः औपचारिक तरीके से होती है, ध्यान रखना। तो तीसरी स्टेप कौन सी होती है, तीसरी स्टेप में जांच की जाती है कि जो आपने सेकंड स्टेप में काम किया था क्या वो ठीक था या फिर वो गलत था, और इसे जांच करने वाली अवस्था भी कहते हैं। ये कंप्लीटली औपचारिक फॉर्मल तरीके से होती है, ठीक है। इसके बाद वेबिनार क्या होता है ये भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। वेबिनार को इसे वेब कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, ध्यान रखना। वेबिनार को वेब कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। जब सेमिनार या सम्मेलन इंटरनेट की सहायता से आयोजित होती है तो उसे हम वेबिनार कहते हैं। तो वेबिनार को वेब कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। और जब सेमिनार या कॉन्फ्रेंस, जब सेमिनार कॉन्फ्रेंस इंटरनेट के माध्यम से होता है, जैसे गूगल मीट पर सेमिनार हो गई, गूगल मीट पर कॉन्फ्रेंस हो गया, तो उसको आप फिर कॉन्फ्रेंस और सेमिनार नहीं कहोगे, उसको आप वेबिनार कहोगे, ठीक है। तो जब सेमिनार या सम्मेलन इंटरनेट की सहायता से आयोजित की जाती है तो उसे हम वेबिनार कहते हैं। अब हम बात करेंगे त्रुटियों के बारे में, एरर के बारे में, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ो, और अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरे प्यारे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फुल पावरफुल एनर्जी के साथ में।